हेलो फ्रेंड्स, आज की सेशन में हम अपना पहला एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। यानी कि अभी तक जो भी हमने कंपोनेंट सीखे हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, वो हमने पार्ट्स में सीखे हैं। यानी कि पहले हमने डिजाइन सीखा, देन हमने एक्टिविटी समझा, देन हमने जावा समझा। ये सारी चीजें समझने के बाद में अब जो आपने इतने सारे कंपोनेंट्स को सीखा है, वो किसने सीखा है, ताकि आप एक अपना खुद का ऐप बिल्ड कर सके। तो आज वाले सेशन के अंदर हम वही सारे कंपोनेंट्स को मिक्स करने वाले हैं, यानी उनको जोड़ने वाले हैं। यानी कि हम इसमें डिजाइन भी करेंगे, इनका लॉजिक पार्ट भी लिखेंगे जावा के अंदर, और इसको चला के भी देखेंगे हमारे एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो आज का जो एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट हम क्रिएट करने वाले हैं, जो कि आपका सबसे पहला एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट रहने वाला है, वो हम बनाने वाले हैं बीएमआई। अब बीएमआई को बनाने से पहले हम समझेंगे बीएमआई एक्चुअल में होता क्या है। तो बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। देखो, मैं आपको टॉपिक लेके इसलिए चल रहा हूँ कि हम कोई चीज भी अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसका मीनिंग होना चाहिए कि हमने जो भी डिजाइन किया, जो भी ऐप बनाया, हमने जो भी चीजें की, उसके पीछे एक जिसके बेसिस पे आपका ऐप जो है वो डेवलप होगा। तो इसीलिए मैंने एक छोटा सा टॉपिक लिया है बीएमआई। हम इसके लॉजिक के ऊपर हमारी ऐप जो है वो बनाने वाले हैं। अब इसका लॉजिक क्या होता है? बीएमआई का मतलब होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब बॉडी मास इंडेक्स क्या करता है? बॉडी मास इंडेक्स आपका ये बताता है कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग आपका क्या वेट होना चाहिए, या आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी क्या हाइट होनी चाहिए। अब ये चीज तो हो नहीं सकती कि आपके वेट के अकॉर्डिंग आपकी हाइट क्या होनी चाहिए। हाइट तो आपकी एक टाइम के आने के बाद रुक जाएगी। तो एक्चुअल में इसका मतलब होता है कि आपकी जो हाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको कितना वेट पुट ऑन करना चाहिए। उससे ज्यादा अगर आप वेट पुट ऑन करते हैं तो आप ओवरवेट कहलाएंगे, और अगर उससे कम वेट होता है, यानी कि जितना लिमिटेड वेट होना चाहिए, अगर उससे कम अगर यूजर का वेट है, तो वो कहलाता है अंडरवेट। ठीक है, तो इसी लॉजिक के ऊपर हमारी ऐप बिल्ड होगी, जिसमें हम ये आइडेंटिफाई करेंगे यूजर से वैल्यू लेके, तो यूजर की हाइट और यूजर की वेट के अकॉर्डिंग क्या उसका बीएमआई होना चाहिए, क्या उसका बॉडी मास इंडेक्स होना चाहिए, और उसको ये बताएंगे कि वो ओवरवेट है या अंडरवेट है या हेल्दी है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारा लॉजिक रहने वाला है इस ऐप का। तो उसको स्टार्ट करने के लिए खोल लेते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो का प्रोजेक्ट और क्रिएट करते हैं हमारा पहला एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है। उसके अंदर मेरा बाय डिफॉल्ट मैंने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारी जो बीएमआई की जो स्क्रीन है वो कैसे रहने वाली है, मतलब उसकी यूआई कैसे रहने वाली है, तो वो हम डिजाइन करते हैं। तो देखो, हम चलते हैं सीधा एक्सएमएल के अंदर, और आपको जो भी तरीका बेटर लगे आप ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं, आप कोड लिख के भी कर सकते हैं। जो भी आपको बेटर रिलेवेंट प्रोसेस लगे, रिलेवेंट अप्रोच लगे, वो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं कोडिंग के थ्रू ये करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, क्योंकि अभी हम लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट के बारे में ही जानते हैं, तो लीनियर लेआउट मैंने लगा लिया यहाँ पे। और अब पहले मैं अपनी जो डिजाइन है उसको डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअल में हम डिजाइन में क्या चाहिए। हमको यहाँ पे डिजाइन में यूजर से कुछ इनपुट चाहिए। ठीक है, क्या इनपुट चाहिए? यूजर की हाइट चाहिए, यूजर का वेट चाहिए, और एक बटन चाहिए जिसके क्लिक पे हम ये चीजें उससे फैच करेंगे और यूजर को दिखाएंगे उसका रिजल्ट, कि उसका बीएमआई क्या है कैलकुलेशन करने के बाद में। ठीक है, तो अभी मैं आपको फॉर्मूला ही बताऊंगा कि बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, वो मैं लॉजिक पार्ट में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए मेरे को डिजाइन पे वर्क करना है, यानी कि मेरे को यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट चाहिए। अब दो एडिट टेक्स्ट क्यों? जब हम हाइट की बात करें, तो अगर मैं आपसे हाइट पूछूं तो आप मुझसे बोलेंगे एक्स फीट एंड वाई इंचेस, यानी कि कुछ फीट और कुछ इंचेस में अपना आंसर देंगे। मोस्ट कॉमन यही है कि अगर आप कहीं पे भी किसी से भी हाइट पूछते हैं तो वो आपको हमेशा फीट और इंचेस में मोस्ट प्रोबेबली यही आंसर देगा 99.9%। अब कुछ 1% या कुछ 0.01% जिनको अपनी हाइट सेंटीमीटर या मीटर में पता होती है, वही आपको मीटर में या सेंटीमीटर बता पाएंगे, बाकी सारे नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे दो एडिट टेक्स्ट नहीं, हम तीन एडिट टेक्स्ट लेंगे। एक होगा आपका फीट के लिए, एक होगा इंचेस के लिए, और एक होगा वेट के लिए। तो लेते हैं सबसे पहले डिजाइन के अंदर। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को हटा देता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट आता है हेलो वर्ल्ड नाम से। अब यहाँ पे आपको क्या लेना है, एडिट टेक्स्ट लेना है। अब आपको क्लियर होगा कि एडिट टेक्स्ट कैसे लेना है। यहाँ पे हम हमेशा क्या करेंगे, रैप कंटेंट लेंगे, और ईएमएस का जरूरत पड़ेगा हमको यहाँ पे। तो ईएमएस ले लेता हूँ मैं 10। हिंट देंगे हम यहाँ पे, तो एंटर योर वेट। ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज, पहला हमारा एडिट टेक्स्ट बन गया। अब एक और चीज यहाँ पे ऐड होगी, जैसे कि मैंने आपको रिलेटिव लेआउट करते वक्त भी बताया था कि आपको आईडी मेंशन करनी पड़ेगी। क्यों मेंशन करनी पड़ेगी? क्योंकि देखो, अब इस वाले प्रोजेक्ट के अंदर हम ये सीखेंगे कि एक्चुअल में हमारे एक्सएमएल को हम कनेक्ट कैसे करें जावा के अंदर। ये जो आपका लॉजिक पार्ट है वो कहाँ बिल्ड होगा, जावा के अंदर बिल्ड होगा, और हमको वैल्यूज कहाँ से लेनी है, एक्सएमएल के अंदर से लेनी है। तो इनको लिंकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंकिंग के लिए जब तक हम उनको यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम कैसे पहचानेंगे कि ये वैल्यू किस सारे टेक्स्ट से आ रही है। और अगर मल्टीपल बटन है तो ये बटन जो है वो पर्टिकुलर किस चीज के लिए परफॉर्म होगा, और ये जो बटन है वो किस चीज के लिए परफॉर्म होगा। तो आईडी देना इसलिए इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आईडी देने के लिए सिंपल सा एंड्रॉइड कॉलन आईडी, और @+ आईडी मैंने आपको बताया था कि आईडी स्टोर होती है अलग फाइल के अंदर, वहां से कॉलिंग की जाती है रन टाइम में, और फिर फाइंड की जाती है आपके लेआउट के अंदर। तो यहाँ पे @+ आईडी इसलिए लगाते हैं हम आगे, और फिर जो भी आपको नेम देना है अपनी आईडी का। तो देखो, आईडी एक्चुअल में आप एबीसीडी नाम भी दे सकते हो, लेकिन बेटर क्या रहेगा, जो आप नेमिंग कन्वेंशन के अंदर दो। यानी कि
जैसे कि मैंने एडिट टेक्स्ट है तो ईडीटी लगा दिया, और ये किसके लिए है, वेट के लिए, तो वेट लिख दिया। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से आपका नेम जो है वो दे सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आपको इसी पर्टिकुलर फॉर्मेट में देना है, बट इससे देंगे तो क्या होगा कि देखो ईडीटी से आपको ये पता चल रहा है कि ये एडिट टेक्स्ट है, और पर्टिकुलरली एडिट टेक्स्ट में ये क्या काम कर रहा है, वेट के लिए यूज़ आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक एडिट टेक्स्ट। ऐसे मैं 3 एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ। एक और चीज़ जो हमने यहाँ पे मेंशन नहीं करी वो क्या है, इनपुट टाइप। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि आप इन चीज़ों को स्किप ना करें या भूलें नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको क्या ले लेना है, नंबर लेना है, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये रहेगा, क्योंकि जो आपका वेट आएगा वो किस में आएगा, नंबर में आएगा। अगर हम यूजर को कोई दूसरा कीबोर्ड ओपन करवा देते तो उसके पास एक चांस है कि वो वहाँ पे जहाँ पे नंबर इनपुट है वहाँ पे वो एक ऐसी वैल्यू इनपुट कर सकता है जो ये रिक्वायर्ड ही नहीं है, क्योंकि वेट के अंदर मैं एबीसीडी एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, मैं वहाँ क्या एक्सपेक्ट करूंगा, नंबर एक्सपेक्ट करूंगा। तो इसलिए भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे आप स्ट्रिंग को एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे नंबर आ सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जब आप एक नंबर को एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप इंटीजर में जो स्टोर कराएंगे वैल्यू को, तो वो नंबर में ही होनी चाहिए, नहीं तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। तो इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपको नंबर चाहिए तब तो आपको मैंडेटरी इनपुट टाइप में नंबर लगाना ही है। ठीक है, ऐसा ही मैं यहाँ पे कर देता हूँ सबसे पहले इनपुट टाइप, और नंबर इधर भी हमको नंबर ही चाहिए फीट के लिए। ठीक है, देन यहाँ पे आ जाएगा हिंट। हिंट में हम दे देंगे एंटर योर हाइट इन फीट। ठीक है, देखो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको हार्ड कोडेड के लिए बता रही है, तो सिंपल सा क्या करना है, मैं सबसे लास्ट में करूँगा, तो इसलिए मैं अभी के लिए इसको स्किप कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले तो आईडी दे देते हैं, ईडीटी हाइट, पीछे लगा देता हूँ एफटी, मतलब हाइट में भी क्या है, फीट वाली हाइट है। ठीक है, एक और एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं हम यहाँ पे। देखो मैं ऊपर नीचे इसलिए शफल कर रहा हूँ ताकि आपको ये आइडिया रहे। ऐसा दिमाग में माइंड में सेटअप नहीं होना चाहिए कि आपको इसी पर्टिकुलर ऑर्डर में आपके एट्रीब्यूट्स देने चाहिए। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि आपको ये देने ही है। आप अपने जो एट्रीब्यूट्स उनको शफल कर सकते हैं, आप किसी को ऊपर रखना चाहें, किसी को नीचे रखना है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले आईडी आएगी, देन विड्थ हाइट आएगा, देन आपके अदर जो भी एट्रीब्यूट्स है वो आएंगे। ऐसा कोई कंपल्सरी कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, इसलिए मैं शफल कर रहा हूँ, कहीं हिंट ऊपर रख दी, कहीं हिंट नीचे रख दी, किसी में आईडी ऊपर रखी, किसी में आईडी नीचे रखिए। बस आपको उस पर्टिकुलर जहाँ पे आपका टैग खत्म हो रहा है एट्रीब्यूट्स का, वहां पे आपके सारे एट्रीब्यूट्स आ जाने चाहिए। ठीक है, तो हिंट में दे देते हैं एंटर। अभी हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमारे जो स्ट्रिंग है उसको हम सॉफ्ट कोडेड कर देते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, प्रोजेक्ट में जाना है, रिसोर्स के अंदर, वैल्यूज के अंदर, स्ट्रिंग्स में जाना है। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, कुछ 3 स्ट्रिंग्स बना लें। ठीक है, तो एक हो जाएगा हिंट वेट हाइट फीट हाइट नीचे। अब क्या करते हैं, यहाँ पे आते हैं और जो भी हमने स्ट्रिंग दिया था वो हम स्ट्रिंग्स फाइल में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, ये चाहता तो मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आप आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप एक साथ सारी चीजें, क्योंकि कई बार क्या होता है, आपको पहले जब डिजाइन कर रहे हो उससे पहले नहीं पता होता कि आप क्या हिंट यूज करने वाले हो। जब आप डिजाइन कर रहे हो तभी आपके फ्लो में आता है ये चीज के लिए ये वाला टेक्स्ट आएगा, तो आप सारे पहले टेक्स्ट लगा दो, फिर उन चीजों में जहां जहां भी हार्ड कोडेड आ रहा है उन सारी चीजों को कट करें, अपनी स्ट्रिंग वाली जो फाइल है उसमें प्लेस कर दो, और फिर वहां से कॉलिंग कर दो, कैसे, @string, एंड हिंट कौन सा यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, वेट के लिए, तो हिंट वेट। ठीक है, वही चीज रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो कट कर देते हैं, तो यहाँ जाके यहाँ पेस्ट कर दिया, वापस चलते हैं, ये स्ट्रिंग को भी मैं वहां प्लेस कर। ठीक है, अभी हम यहाँ पे और इन दोनों को हिंट प्लेस कर देते हैं @string। यहाँ पे आ जाएगा फीट के लिए, और नेक्स्ट वाले हिंट में आ जाएगा इंचेस के लिए। अब देखो यहाँ पे हमारा काम तो हो चुका है डिजाइन वाइज, लेकिन एक एक चीज प्रॉब्लम यहाँ देख सकते हो, प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि लीनियर लेआउट है, तो बाय डिफॉल्ट इसमें क्या होता है, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल होता है। तो मेरे को ओरिएंटेशन क्या करना पड़ेगा, वर्टिकल, क्योंकि डिजाइन में आप चेंजेस देख सकते हो कि डिजाइन में क्या हो चुका है, राइट हैंड साइड में सारी जो आपके एडिट टेक्स्ट है वो चले गए। तो मैं यहाँ पे ओरिएंटेशन को क्या कर देता हूँ, वर्टिकल। ठीक है, तो अभी हमारी डिजाइन जो है वो वर्टिकली अलाइन हो चुकी है, और अब हम क्या करते हैं, इसको सेंटर में भी ले आते हैं। तो
ग्रेविटी सेंटर, ठीक है। एक और चीज यहाँ बच जाती है, वो है बटन। एक्चुअल में यूजर बटन पे टैप करेगा तभी तो ये पर्टिकुलर जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो हमको एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि जो लॉजिक है ये हमको एग्जीक्यूट करवाना है। कौन सा लॉजिक? कि तीनों से वैल्यू लेनी है, देन जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें प्लेस करना है, और जो भी रिजल्ट आता है वो यूजर को शो करवाना है, ठीक है। अब देखो, शो कराने के लिए हम दो तरीके यूज करेंगे यहाँ पे, एक टेक्स्ट टू लेंगे और एक चीज क्या करेंगे, हम यूआई में थोड़े चेंजेस करेंगे जिससे कि यूजर को ये इंप्लाई हो कि यार ये चीज सही है कि नहीं है, ठीक है। और हम क्या करेंगे, कुछ यूआई में चेंजेस करेंगे, जैसे कि बैकग्राउंड का कलर चेंज करेंगे। अगर ओवरवेट है तो रेड कर देंगे, अंडरवेट है तो येलो कर देंगे, और अगर हेल्दी है तो ग्रीन कर देंगे। तो ये काफी सारे यूआई में आप चेंजेस कर सकते हो, तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पे, और हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक बटन लेने वाले हैं। तो बटन ले लेते हैं यहाँ पे, रैप रैप, ठीक है। टेक्स्ट क्या दिखाना है इसके ऊपर, कैलकुलेट बीएमआई, ठीक है। अभी आप चाहो तो इस बटन के कलर को आप चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप पुराना वर्जन यूज करोगे तो ग्रेइश कलर का बटन आएगा। आप कलर चेंज करके उसको बैकग्राउंड चेंज करके ये कलर भी ला सकते हैं, दूसरा कलर भी कोई दे सकते हैं। मैं अभी के लिए इसको यही कलर देने वाला हूँ, ठीक है, बाय डिफॉल्ट। क्योंकि अगर मेरी थीम ऐसी है तो मैं इसको ये दे सकता हूँ। अगर मेरे को कलर चेंज करना है तो आपको पता ही है बैकग्राउंड से ये चेंज हो जाएगा। कैसे जाना है, बैकग्राउंड टिंट में जाना है और यहाँ पे हैश FFF। देखो, मेरे को कलर्स नहीं पता लेकिन व्हाइट कलर तो पता है, तो व्हाइट कलर मेंशन किया, फिर यहाँ पे आप ग्रे कलर, ठीक है। एंड देन जो भी आपको टेक्स्ट कलर देना है वो टेक्स्ट कलर से मेंशन हो जाएगा, ठीक है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले सेक्शन के अंदर। तो अभी के लिए मैं यही बटन रखना चाहता हूँ क्योंकि ये मेरी थीम से मैच कर रहा है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया, ब्लू कलर का ही रहने दिया है। और ये बाय डिफॉल्ट जो आपका कलर डार्क जो है उसी को यूज करता है, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे मार्जिन दे देता हूँ मैं इसको, मार्जिन टॉप, ठीक है। तो इसको मैंने मार्जिन टॉप दे दिया है। तो डिजाइन वाइज देखो मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है। एक और चीज यहाँ पे रह गई है, वो मेरे को क्या करना है, यहाँ पे एक और टेक्स्ट व्यू लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ टेक्स्ट व्यू, रैप रैप, इसकी आईडी दे देते हैं txt रिजल्ट। जो रिजल्ट आएगा वो मैं यहाँ शो करवाऊंगा, ठीक है। और अभी के लिए मैं देख लेता हूँ रिजल्ट शो कैसा होगा। तो मैं एक बार के डमी टेक्स्ट डाल देता हूँ रिजल्ट, और यहाँ पे टेक्स्ट देख सकते हैं बहुत छोटा आ रहा है, तो मैं टेक्स्ट साइज जो है वो बड़ी कर देता हूँ और टेक्स्ट को बोल्ड कर देता हूँ। और क्या कर सकते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं थोड़ी, मार्जिन टॉप, ठीक है। तो यहाँ मेरा रिजल्ट शो होगा, ठीक है। देन बटन की हमने आईडी नहीं दी है, तो बटन की अंदर चलते हैं और यहाँ पे इसकी भी आईडी दे देते हैं, BTN कैलकुलेट। तो आपको आइडिया हो चुका होगा कि हम आईडीज क्यों दे रहे हैं, ठीक है। अभी इनका रन टाइम यूज भी समझ में आएगा जब हम जावा में इसको कॉल करेंगे, ठीक है। तो डिजाइन वाइज मेरा काम हो चुका है, सिंपल सी एक यूआई बन चुकी है जिसमें मैं क्या करूंगा, यूजर से 3 वैल्यूज इनपुट करवाऊंगा और कैलकुलेट के प्रेस पे हम क्या करेंगे, उसको यूजर को बताएंगे कि वो यूजर हेल्दी है, कि अंडरवेट है या ओवरवेट है, ठीक है। तो सबकी आईडीज मैंने एक बार देख लेता हूँ, दे रखी है सबकी आईडीज यहाँ पे दे रखी है। अब सीधा चलते हैं हम जावा वाली फाइल के अंदर। तो यहाँ आ जाते हैं हम जावा के अंदर, ठीक है। अब ये जो लाइन है, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेशन में बताया था, इस लाइन का मतलब होता है एक्चुअल में जो आपकी डिजाइन है, जो आपकी लेआउट फाइल है, वो इस लाइन से कनेक्ट होती है। मतलब इस लाइन के बाद में एक्चुअल में आपकी जो एक्टिविटी है वो एक्टिविटी कहलाती है, क्योंकि आपकी जावा फाइल से आपकी एक्सएमएल फाइल जुड़ जाती है। तो इस लाइन के कॉन्टेक्ट में आने के बाद ही, यानी इस पर्टिकुलर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद ही आप इसके अंदर की कोई भी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने चीज यहाँ पे पॉइंट आउट क्यों किया है, क्योंकि हम इस लाइन के बाद ही, मतलब इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर ही, इस पर्टिकुलर लाइन के बाद ही हम कोई भी एक्सएमएल के कंपोनेंट यहाँ पे कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि मेरे को अगर बटन पे कुछ क्लिक लगाना है या कोई भी चीज एग्जीक्यूट करवानी है कोई भी व्यू के ऊपर जो कि आपके एक्सएमएल के अंदर है, वो इस लाइन के बाद ही पॉसिबल है। इस लाइन से पहले आप ये चीज पॉसिबल नहीं कर सकते क्योंकि आपकी एक्सएमएल कनेक्ट ही नहीं हुई अभी तक जावा से, ठीक है। अब देखना है कि अब मैंने आपको जावा के मॉड्यूल के अंदर बताया था क्लासेस के बारे में। तो जो क्लास होती है वो इज अ कलेक्शन ऑफ 3 थिंग्स, वेरिएबल्स, मेथड्स एंड ऑब्जेक्ट्स। इन तीनों के अलावा आपको क्लास में और कुछ मिलेगा नहीं, या तो मेथड्स मिलेंगे, मेथड कॉलिंग मिलेगी, या लॉजिक मिलेगा, या फिर आपके ऑब्जेक्ट्स कॉलिंग मिलेगी। ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं, ऑब्जेक्ट कॉल हो रहे हैं, तो यही सारी चीजें आपको क्लासेस में मिलती है। तो अब मेरे को करना क्या है, बेसिकली मेरे को जाना है इस एक्सएमएल के अंदर और यहाँ देखना है यार जो आपका एडिट टेक्स्ट है उसकी आईडी क्या है, एडिट वेट। तो मैं इस पर्टिकुलर आईडी से इस जावा के अंदर लिंकिंग बना सकता हूँ, लेकिन क्योंकि जावा के अंदर वेरिएबल्स ही अलाउड है, मेथड्स ही अलाउड है और ऑब्जेक्ट्स ही अलाउड है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज करूंगा, एक वेरिएबल लूंगा और इस पर्टिकुलर आईडी का जो रेफरेंस है वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल में प्लेस कर दूंगा, ताकि मैं इस वेरिएबल के ऊपर जितने भी एक्शन परफॉर्म करूं वो सारे रन टाइम में एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है
किस टाइप का वेरिएबल लेना है, जिस टाइप की आपने आईडी ले रखी है, मतलब जिस टाइप की आईडी को आपको स्टोर करवाना है। जैसे मेरे को टेक्स्ट व्यू को यहाँ पे लिंक करवाना है, तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट व्यू क्लास का आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। इसको हम ऑब्जेक्ट बनाना भी कहते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं टेक्स्ट व्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, तो आपको एक ऑप्शन मिल रहा है। देखो, क्योंकि ये टेक्स्ट व्यू क्लास है, उसी क्लास का हम क्या बना रहे हैं, एक वेरिएबल बना रहे हैं, ठीक है। इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि हम इसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट जो होंगे वो इसमें स्टोर करवाएंगे, तभी तो हम इस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे टेक्स्ट व्यू क्लास का एक वेरिएबल बनाना है। तो देखो, ये जो क्लास है ये एंड्रॉइड डॉट विजेट पैकेज के अंदर पड़ी है। अब देखो, जैसे आप यहाँ पे स्पेस दे दोगे तो ये इसको आइडेंटिफाई नहीं करेगा। क्यों आइडेंटिफाई नहीं कर रहा? क्योंकि ये क्लास को यूज करने के लिए इस क्लास के अंदर, इस पर्टिकुलर मेन एक्टिविटी के अंदर आपको इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो यही चीज कह रहा है वो यहाँ पे। अगर आप इस पे जाओगे तो आपको क्या कह रहा है, एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू, क्या आप इसकी बात कर रहे हैं? तो इस क्लास को इंपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एंटर टैप करना है। ये देखो, खुद ही राइट हैंड साइड में आपको बता रहा है। तो आपको सिंपल सा क्या करना है, लेफ्ट ऑल्ट प्लस एंटर पे टैप करना है। जैसे ही आप करेंगे तो ऊपर देखेंगे कि आपको एक इंपोर्ट के अंदर ये क्लास जो है वो इंपोर्ट हो चुकी है। कौन सी क्लास? एंड्रॉइड डॉट विजेट डॉट टेक्स्ट व्यू। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा टेक्स्ट व्यू स्पेस जो भी वेरिएबल का नाम है, मैं वेरिएबल का नाम क्या देता हूँ, जो मैंने उधर आईडी का नाम दिया वही सेम मैं यहाँ पे वेरिएबल का नाम दे दूंगा। कोई ऐसी मैंडेटरी चीज नहीं है कि आपको वही नाम देना है, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ABCD कुछ भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ये दे दिया तो चलेगा। लेकिन बेटर चीज क्या है कि अगर आप किसी टेक्स्ट की आईडी से इसको लिंक कर रहे हैं, तो जो आपने उधर आईडी का नाम दिया है वही सेम नाम से अगर आप वेरिएबल बनाएंगे तो आपके लिए समझने में आसानी होगी ये चीज, ठीक है। तो इसीलिए मैं वो नाम देता हूँ जो मैंने आईडी का नाम दिया। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वो चीज करें, आप कोई भी दूसरा नाम दे सकते हैं। बट ये ध्यान रखना कि आप उस पर्टिकुलर स्कोप के अंदर, जैसे ये ब्रैकेट से लेके इस ब्रैकेट के अंदर जो वेरिएबल है वो सेम नाम से नहीं दे सकते, ठीक है। तो एक स्कोप के अंदर आप मल्टीपल वेरिएबल सेम नाम से डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो मैं इसका नाम क्या देता हूँ, TXT रिजल्ट, जैसे कि रिजल्ट वाला जो मेरा TX टेक्स्ट व्यू है। देन मैं क्या करूंगा, एडिट टेक्स्ट ले लेता हूँ एक, एडिट टेक्स्ट EDT वेट, और 3 एडिट टेक्स्ट लिए थे तो तीनों एडिट टेक्स्ट मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। EDT हाइट इन फीट, EDT हाइट इन इंचेस, ठीक है। और एक क्या लिया था अपने, बटन लिया था, तो बटन को भी यहाँ डिफाइन कर देते हैं। तो देखो, जैसे ही मैं इन पे क्लिक कर रहा हूँ ना, तो मैं देखो इनको ऑल्ट प्लस एंटर नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, उसका रीजन देखा आपने? देखो, जैसे ही मैं बटन पे, पहले मैं इसको हटाता हूँ इस क्लास को, अभी मैं वापस बताता हूँ आपको। तो जैसे ही मैं बटन पे जा रहा हूँ, BUTT, जैसे ही मैं लिख रहा हूँ ना, उसी समय मेरे को ऑप्शन मिल रहा है सजेशन के अंदर। अब मैं जैसे ही यहाँ पे एंटर कर दूंगा ना, तब भी ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी आपकी क्लास, ठीक है। तो इसीलिए बेटर तरीका है, जैसे ही आपको सजेशन में दिखे उसी समय एंटर कर दो। आप अगर स्पेस करके दोगे तो आपको एक और काम करना पड़ेगा, ऑल्ट प्लस एंटर करने का, ठीक है। क्योंकि जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मैं एंटर नहीं करता यहाँ पे तो क्या होता, आप जैसे बटन लिख रहे हो, बटन लिखा, कंप्लीट होने के बाद में ऐसा कुछ आता, आपको इस पर क्लिक करके ऑल्ट प्लस एंटर करते तब ये चीज एग्जीक्यूट होती। तो अगर आपको ऑप्शन मिल रहा है सजेशन में, आप सीधा एंटर करोगे तो जिस क्लास को आप यूज करने वाले हैं वो ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बटन के लिए हमने क्या यूज किया था, BTN कैलकुलेट, ठीक है। तो जितनी भी चीजें या जितने भी व्यूज मैंने यूज किए थे मेरे XML के अंदर, जिनका रन टाइम पे जरूरत पड़ेगी, वो सब की सब मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स बना लिए। तो देखो, वेरिएबल्स बनाने से हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब वेरिएबल्स तो ये हुआ कि यहाँ पे मैं अपनी आईडी का रेफरेंस प्लेस करूंगा, मतलब इनमें प्लेस करूंगा। उस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू का जो रेफरेंस है वो पूरा का पूरा किस में आएगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट व्यू के वेरिएबल में आएगा। लेकिन अभी उनको कनेक्ट भी तो करना है, उसमें लेके भी तो आना है। यहाँ तो क्या हो गया, नल वैल्यूज है, अभी तो कुछ भी वैल्यू असाइन कहाँ करी है, ये सिर्फ मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अब इनमें वैल्यू असाइन करूंगा। तो असाइन कैसे करना है, जैसे सबसे पहले चलते हैं एडिटी, सबसे पहले चलते हैं एडिट टेक्स्ट। तो EDT वेट, इसमें वैल्यू असाइन कर रहा हूं, तो कैसे असाइन करनी है, आपको यहाँ पे आईडी को फाइंड करना पड़ेगा। और आईडी को फाइंड करने के लिए चाहिए होता है फाइंड व्यू बाय आईडी। देखो, नाम से क्या समझ में आ रहा है, फाइंड करना है व्यू को आईडी के थ्रू। अब ये चीज क्यों हो रही है, देखो ये चीज इसलिए हो रही है, देखो रन टाइम में आपकी जो जावा है उससे ये एक्टिविटी जो है, ये लेआउट फाइल जो है वो कनेक्ट होगी। तो ये जो फाइंड व्यू बाय आईडी ये क्या करेगा, जो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कनेक्टेड XML है उसके अंदर जाएगा, और जो आईडी आप यहाँ दोगे उसको फैच करेगा, यानी कि उसको सर्च करेगा। और जैसे ही उसको वो मिल जाती है, उस पर्टिकुलर आईडी का जो पूरा का पूरा रेफरेंस है, अगर वो टेक्स्ट व्यू है तो टेक्स्ट व्यू में ले आएगा, अगर वो बटन है तो बटन में ले आएगा। तो ये सारी चीजें क्या करता है आपका फाइंड व्यू बाय आईडी। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, आईडी को प्लेस करना है। अब देखो, आईडी डायरेक्टली नहीं दी जाएगी, यानी कि आप ऐसे नहीं दे सकते कि EDT जो भी आपकी आईडी थी, तो आईडी क्या थी, EDT वेट, ऐसे नहीं दी जाएगी। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो आईडी है वो आपने कहाँ दी है, रिसोर्स के अंदर, लेआउट के अंदर।
अब जब मैंने आपको बताया था कि लेआउट में जब आप आईडी देते हो तो आप आगे एक @+ लगाते हो, देखा था आपने? तो @+ का मतलब क्या हुआ कि आईडी फाइल के अंदर हम इस पर्टिकुलर ये एक तरह से क्या है पॉइंटर एक्ट कर रहा है, यानी कि हम इसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं वहाँ पे, ठीक है? तो रन टाइम में हमको इस आईडी फाइल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल में जो आपका आईडी स्टोर हो रहा है, मतलब जो भी इसका रेफरेंस स्टोर हो रहा है, वो इस पर्टिकुलर पाथ पे स्टोर हो रहा है, आईडी फाइल के अंदर, ठीक है? तो वो आईडी जो फाइल है आपको, वो यहाँ से कॉल करनी पड़ेगी। अब आईडी किसके अंदर आती है? रिसोर्स के अंदर, क्योंकि रिसोर्स की जितनी भी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जो भी फाइल रिक्वायर्ड होती है, वो रिसोर्स के अंदर ही होती है। आपको दिखती नहीं है, यहाँ पे कोई आईडी नाम की फाइल आपको दिखेगी नहीं रिसोर्स के अंदर, लेकिन वो हिडन फाइल है, ठीक है? वहाँ पे आपका एड्रेस स्टोर हो रहा है। तो वहाँ पे आपका रेफरेंस स्टोर हो रहा है टेक्स्ट व्यू का। तो आपको क्या करना है? रिसोर्स के लिए सबसे पहले लिखना पड़ेगा आर डॉट मतलब उसके अंदर, ठीक है? उसके बाद में आपको क्या लिखना है? आईडी लिखना है, आईडी डॉट। अब आपको यहाँ पे लिखना है वो जो आईडी है जो आपको यहाँ पे चाहिए। जैसे ईडीटी के लिए आपने क्या आईडी दी थी? ईडीटी वेट। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ईडीटी वेट। अब ईडीटी वेट के आगे आप देख सकते हैं कि एक एड्रेस की वैल्यू आ रही है, इंटीजर। ये देखो इसका रिटर्न टाइप क्या है? इंटीजर है। फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करता है? उस पर्टिकुलर पाथ का एड्रेस लेके आ रहा है। रन टाइम में क्या करेगा? उस पर्टिकुलर एड्रेस पे जाएगा, तब उसको रेफरेंस मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज को आप अच्छे से समझना कि ये कर क्या रहा है। फाइंड व्यू बाय आईडी क्या करता है? जो भी हमने यहाँ पे पाथ दिया है, उस पर्टिकुलर पाथ या उस पर्टिकुलर एड्रेस पे वो जाता है, और उस एड्रेस पे जिसका भी रेफरेंस स्टोर है, वो रेफरेंस यहाँ ले आएगा, ताकि रन टाइम में मैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में जो भी ऑपरेशन या जो भी एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ, वो पर्टिकुलर उस व्यू पे एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है? तो आपको यहाँ पे इसको एंटर कर देना है। तो ये हो गया वेट के लिए। ऐसे ही आपको सारे व्यूज के लिए कर देना है। तो ईडीटी हाइट फीट इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईडीटी हाइट फीट। ऐसे ही हम कर देंगे ईडीटी हाइट इंचेस इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आईडी डॉट ईडीटी हाइट इंचेस। एंड फाइनली हमारा रह जाता है तो जो बटन है btn calculate equals to find view by id r dot id dot btn calculate and txt result is equals to find view by id r dot id dot txt result। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सारी आईडीज जो है वो फाइंड कर दी है। ठीक है, अब मैं इन पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल के ऊपर जैसा एक्शन परफॉर्म करना चाहूँ वो मैं रन टाइम में करवा सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको बटन का ऑन क्लिक बनाना है। अब ये क्या चीज है? देखो होगा क्या, रन टाइम में यूजर अपनी वैल्यूज डालने के बाद में किस पे क्लिक करेगा? बटन पे क्लिक करेगा, यानी कि कैलकुलेट बीएमआई पे क्लिक करेगा, तभी तो हमको अपना लॉजिक लगाना है। तो यहाँ पे जो सारा काम है, जो भी हमको वैल्यूज फैच करनी है, उसके बाद में जो फॉर्मूला लगाना है, जो रिजल्ट निकलेगा, वो सारा काम कब करना है? जब यूजर किस पे क्लिक करे? कैलकुलेट बीएमआई पे। ठीक है, उससे पहले हम कोई भी कैलकुलेशन क्यों परफॉर्म करें? यूजर ने लिखा और किसी बटन पे क्लिक नहीं किया तो हम रिजल्ट फैच करके नहीं लाएंगे। जब यूजर ने अपनी सारी वैल्यूज दे दी, फिर बटन पे क्लिक करेंगे, जैसे हम बटन पे टैप करते हैं तो सारी की सारी जो वैल्यूज हमको लेनी है, फिर हमारा जो फॉर्मूला है बीएमआई का उसमें प्लेस करनी है, और हमको जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको यूजर को शो करना है। तो हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा? बटन के ऑन क्लिक पे ये सारा काम करना पड़ेगा। तो बटन के ऑन क्लिक पे कैसे काम करते हैं? तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जिस भी बटन के क्लिक पे आपको कोई भी काम एग्जीक्यूट करवाना है, कोई भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कराना है, उस बटन को ले लेना है। तो btn कैलकुलेट, अब डॉट इस पे हम एक लिसनर सेट करेंगे, सेट ऑन क्लिक लिसनर। अब देखो इसको समझते हैं ये चीज क्या है। सेट ऑन क्लिक लिसनर, सेट कर रहे हैं ऑन क्लिक, उस पे ऑन क्लिक मतलब उस पे जब क्लिक होगा उसके लिसनर को, लिसनर यानी सुन रहा है। अब ये चीज क्यों करनी जरूरी है? क्योंकि देखो जब भी कंपाइलर एग्जीक्यूट करेगा तो लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। अगर मैं वो जो कैलकुलेशन वाला कोड है, अगर मैं यहाँ बाहर ही लिख दूंगा, तो जैसे ही आपकी ऐप रन होगी तब आपका ऑन क्रिएट मेथड कॉल होगा सबसे पहले, और जितना भी कंटेंट इसमें लिखा हुआ है, जितना भी कोड इसमें लिखा हुआ है, वो उसी समय एग्जीक्यूट हो जाएगा। जबकि हम क्या चाहते हैं कि जब बटन पे क्लिक हो तब एग्जीक्यूट हो, या फिर बटन में अगर 10 बार क्लिक हो तो 10 बार ही एग्जीक्यूट हो। लेकिन ऑन क्रिएट में जो भी आप कोड लिखो वो जितनी बार क्रिएट होगा उतनी बार ही एग्जीक्यूट होगा, यानी जब सबसे पहली बार ओपन होगा तभी एग्जीक्यूट होगा, या फिर बंद होकर जब आप वापस चलाओगे तब एग्जीक्यूट होगा। और अगर हम इसको ऐसे भी देखें कि जब हमारा ऐप ओपन होगा उसी समय अगर हम कैलकुलेशन कर लेंगे तो हमको यूजर से वैल्यू कैसे मिलेगी? तो ये तो हमारे बटन क्लिक पे ही हमको वैल्यू चाहिए। तो इसीलिए लिसनर क्या करेगा, लिसनर हमको एक ऐसा मेथड देगा, क्योंकि लिसनर के अंदर आप देखो जो ये लिसनर क्लास है इसको क्या चाहिए, जैसे ही मैं इसको मेथड को कॉल कर रहा हूँ तो इसके ब्रैकेट में देखो इसको किस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए? ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। अब ये जो ऑन क्लिक लिसनर क्लास है एक इंटरफेस क्लास है। जैसा कि मैंने आपको जावा मॉड्यूल के अंदर बताया था कि इंटरफेस क्लास का मतलब क्या होता है, इसके अंदर पहले से मेथड को हम डिक्लेयर करके रख देते हैं, डेफिनेशन नहीं देते। ठीक है, और अगर इसको हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया मेथड को, इसके अंदर के मेथड को,
तो हम जहाँ पे भी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे या जहाँ पे भी इसका ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे, हम उन पर्टिकुलर मेथड्स को ओवरराइड करेंगे ही करेंगे। तो इसी के अंदर आपको एक ओवररिडन मेथड मिलेगा इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, ऑन क्लिक लिसनर क्लास के अंदर। उस मेथड का नाम होता है ऑन क्लिक मेथड। वो मेथड कब एग्जीक्यूट होता है? जब भी यूजर उस बटन पे क्लिक करेगा, यानी उस बटन यानी कौन सा हो गया? बीटीएन कैलकुलेट। जब भी इस पे क्लिक होगा तो जो हमको यहाँ पे एक ओवररिडन मेथड मिलेगा वो ऑटोमेटिकली उस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो लिसनर क्लास क्या करेगी? लिसनर क्लास का काम यही है कि ये सुनेगी, तो ये क्या करेगी? रन टाइम में वॉच करेगी हमारे बटन को कि जैसे उस बटन पे टैप होता है तो उस पर्टिकुलर टैप होते ही तो हम यहाँ जो मेथड को ओवरराइड करेंगे उस पर्टिकुलर मेथड को ये क्या कर देगी? एग्जीक्यूट कर देगी। यानी कि उसके अंदर जितने भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिए होंगे वो उस पर्टिकुलर टाइम पे एग्जीक्यूट हो जाएंगे। यानी अब क्या हो रहा है कि अब हमारा कोड तब एग्जीक्यूट हो रहा है जब बटन पे क्लिक हो रहा है। तो उसको प्रैक्टिकली कैसे इंप्लीमेंट करना है ये देखते हैं हम अपन। तो मैंने यहाँ पे सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है? ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट प्लेस करना है। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा? न्यू कीवर्ड को यूज करना पड़ेगा। न्यू कीवर्ड क्यों यूज में आता है? जब भी हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमको न्यू कीवर्ड की जरूरत पड़ती है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? किस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं? ऑन क्लिक लिसनर क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। तो ऑन क्लिक लिसनर क्लास यहाँ पे आपको कॉल करनी है। अब देखो आपको डायरेक्टली ऑन क्लिक लिसनर क्लास नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? उसका रीजन है क्योंकि हम किस पे क्लिक लगा रहे हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक बटन पे क्लिक लगा रहे हैं और बटन किस क्लास के अंदर आता है? व्यू क्लास के अंदर आता है, मतलब कि व्यू का सब क्लास है। तो अगर आप बटन को देखेंगे तो बटन किससे डिराइव होकर आया है? व्यू क्लास से डिराइव होकर आया है। तो इसीलिए आपको जो ऑन क्लिक लिसनर क्लास का रेफरेंस मिलेगा या उसका ऑब्जेक्ट मिलेगा वो इस पर्टिकुलर व्यू के अंदर मिलेगा, मतलब व्यू क्लास के अंदर मिलेगा। तो आपको सबसे पहले लिखना है व्यू डॉट ऑन क्लिक लिसनर। देखो आप जैसे ही मैं लिख रहा हूँ आपको ऑप्शन सजेशन में स्टार्टिंग में ही मिल गया। अब यहाँ पे इसको एंटर कर देना, ठीक है। एंटर करने के बाद में आपको क्या करना है? कर्ली ब्रैकेट लगाने और इसको एंटर कर देना है, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट लगाए क्यों है मैंने यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखो रेड लाइन आ रही है। रेड लाइन क्यों आ रही है? रेड लाइन का मतलब है कि ये जो इंटरफेस क्लास है इसके अंदर कुछ एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जिनको आपको ओवरराइड करना ही पड़ेगा। वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड नहीं होते तो आपको उसको इंप्लीमेंट नहीं करना पड़ता, लेकिन इसमें एक ऑन क्लिक मेथड मिलता है हमको जिसमें हमारा सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन हमको डालने हैं। वही मेथड तब एग्जीक्यूट होगा जब हम बटन कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, मतलब यूजर जब बटन कैलकुलेट पे क्लिक करेगा तो जो मेथड एग्जीक्यूट होगा वो यही मेथड है जो यहाँ पे हमको इंप्लीमेंट करना है। इसीलिए तो हमको यहाँ पे इस क्लास का ऑब्जेक्ट चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इस पे ऑल्ट प्लस एंटर कर देंगे। तो जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस एंटर करता हूँ तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो गया और वो विंडो पूछ रहा है कि आप इस मेथड की बात करें। तो मैंने यहाँ पे इसको ओके कर देना है। जैसे मैं इस पे ओके करूंगा तो क्या होगा? यहाँ पे देखो ओवररिडन मेथड आ चुका है, मतलब कि ओवरराइड के साथ में ये ऑन क्लिक मेथड जो है वो आपको इस पर्टिकुलर क्लास से मिला है। अब आपको जो भी डेफिनेशन देनी है इस मेथड की वो आप यहाँ देंगे। डेफिनेशन का मतलब क्या होगा? जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आपको इस बटन कैलकुलेट के क्लिक पे करवाने वो आप कहाँ लिखेंगे? इस पर्टिकुलर मेथड के अंदर लिखेंगे। अब कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो अब आपको क्या करना है? जितनी भी वैल्यूज है, जो भी जितने भी आपने एडिट टेक्स्ट दिए उन सबसे आपको वैल्यूज फेच करनी है और जो भी हमारा फॉर्मूला है उसमें हमको प्लेस करनी है और रिजल्ट को कैलकुलेट करना है। और जैसे हमको रिजल्ट मिलता है हमको उसको शो करवा देना है रिजल्ट को टेक्स्ट व्यू के थ्रू, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले तो वैल्यूज लेना सीखते हैं। तो वैल्यूज लेने के लिए हम क्या करेंगे? देखो हमको वैल्यूज किस में से लेनी है? एडिट टेक्स्ट में से। तो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू मिलती है, तो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू कैसे मिलेगी? ईडीटी वेट डॉट। जब भी आपको एंड्रॉइड में कुछ चीज लेनी है तो हम गेट का यूज करते हैं, देनी है तो सेट का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे वैल्यूज ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे? गेट का यूज करेंगे। गेट क्या ले रहे हैं? टेक्स्ट ले रहे हैं, तो गेट टेक्स्ट। अब देखो जैसे ही मैं गेट टेक्स्ट को कॉल कर रहा हूँ तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि एडिटेबल फॉर्मेट है, यानी कि जब मैं इस मेथड को कॉल करूंगा तो रिटर्न क्या मिलेगा? मेरे को एडिटेबल मिलेगा। तो ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपको लगेगा जैसे मैं गेट टेक्स्ट कॉल कर रहा हूँ तो मेरे को नंबर में मिल जाएगा, क्योंकि हमने वहां पे एडिट टेक्स्ट क्या लगाया? इनपुट टाइप क्या लिया? नंबर लिया है। तो आपको वैल्यू जो है वो नंबर में नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि एडिट टेक्स्ट से जब भी आप वैल्यू गेट करेंगे तो वो एडिटेबल फॉर्मेट में ही मिलेगी। अब आपको जावा के टाइप कन्वर्जन यूज करके उनको पर्टिकुलर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसे कि यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? इंटीजर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमको पता है कि हमने वहां पे एक एडिट टेक्स्ट किस टाइप का लगाया था? इंटीजर टाइप का लगाया था, मतलब कि नंबर टाइप का लगाया था, तो हमको इंटीजर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको गेट टेक्स्ट में क्या मिल रहा है? एडिटेबल फॉर्मेट मिल रहा है। तो मैं इसके ऊपर इंटीजर वाले ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? गेट टेक्स्ट के बाद में इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखो डायरेक्टली आप एडिटेबल से इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हमको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मेरे को इंटीजर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं, हमारे पास स्ट्रिंग तो आ गई है। अब मेरे को इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? टाइप कास्टिंग का यूज करेंगे। हम यहाँ पे एक इंटीजर क्लास को कॉल करेंगे, इंटीजर डॉट पार्सइंट। एक मेथड होता है इंटीजर के अंदर, इंटीजर क्लास के अंदर। पार्सइंट मेथड क्या करता है? आप यहाँ देख सकते हैं कि ब्रैकेट में इसको क्या चाहिए? स्ट्रिंग चाहिए, और उसका रिटर्न टाइप क्या है? राइट हैंड साइड में देखो आप इसका रिटर्न टाइप देख सकते हैं, इंटीजर। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ और इस ब्रैकेट के अंदर मेरे को क्या करना है? ये जो पूरी वैल्यू है जो जहाँ पे मेरे को स्ट्रिंग मिल रही है उसको मेरे को प्लेस कर देना है। उसके बाद में मैं सेमीकोलन लगाऊंगा।
अब आ जाते हैं कि यार ये जो वैल्यू लाएगा वो क्या लाएगा, इंटीजर टाइप की वैल्यू लाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वैल्यू को इंटीजर में स्टोर करा देता हूँ। तो इंट वेट, तो यहाँ से वेट की वैल्यू आ गई तो वेट यहाँ पे आ जाएगा। देन हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसा कैसा काम हम किसके लिए करेंगे, फीट के लिए भी करेंगे। तो क्या करना है आपको, edt feet डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, और हम इसको किस में डाल देंगे, इंटीजर डॉट पारसेंट, क्योंकि ये हमारे लिए क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करके लाएगा। तो इसमें भी आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि गलती से भी एडिट टेक्स्ट में आपको इंटीजर वैल्यू के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं प्लेस करनी है, क्योंकि हमने बाय डिफॉल्ट इनपुट टाइप में नंबर ले रखा है, तो यहाँ पे नंबर वैल्यूज के अलावा कोई दूसरी वैल्यू नहीं आएगी। बट अगर आप इनपुट टाइप नंबर नहीं लेते हैं और ऐसा कुछ काम करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए कि यहाँ पे नंबर के अलावा कुछ भी और नहीं आना चाहिए, नहीं तो क्या आ जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन आ जाएगा। क्योंकि अगर आप यहाँ पे जो एडिट टेक्स्ट से वैल्यू अगर आपको फॉर एग्जाम्पल मिलती है ए बी को ये कन्वर्ट कर देगा स्ट्रिंग में, तो क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर ए बी। अब आप उसको इंटीजर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जब वो पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ए बी वाली, वो जब इंटीजर में कन्वर्ट करने की प्रोसेस होगा, तब वहां पे एक एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगा, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन का। क्योंकि वो नंबर का जो रेंज है वो 0 से 9 के बीच में होनी चाहिए, और आपने क्या दे दिया, 0 के 9 के बीच में कोई भी वैल्यू नहीं दी, ए बी दिया। ठीक है, या ए बी 9, कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए जो 0 के 9 के बीच में ना हो। ठीक है, तभी वो इंटीजर में पार्स होगा, नहीं तो वो इंटीजर में पार्स नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने एक क्या ले लेना है, इंचेस का ले लेना है। ठीक है, मैं डायरेक्टली कर रहा हूं अब। ठीक है, तो तीनों वैल्यूज जो है वो मैंने यहाँ पे फैच कर ली है। ठीक है, जो तीनों एडिट टेक्स्ट की वैल्यूज है वो आ चुकी है। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पे बीएमआई के फॉर्मूले में इसको प्लेस करना है। बीएमआई का फॉर्मूला क्या होता है, बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट अपॉन हाइट, मतलब रेशियो ऑफ वेट इज टू हाइट। अब एक्जैक्टली रेशियो ऑफ वेट इज टू हाइट नहीं होता, एक्जैक्टली क्या होता है, वेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ हाइट। तो यूजर का जो वेट है वो डिवाइडेड बाय जो यूजर की हाइट है उसका स्क्वायर। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है केजी अपॉन मीटर स्क्वायर, यानी कि आपको जो वेट लेना है वो केजी में लेना है, और जो हाइट लेनी है वो मीटर में लेना है। तो देखो, वेट तो हम केजी में ले सकते हैं, लेकिन हाइट क्योंकि यूजर को किस में पता होती है, फीट और इंचेस में, और हमने एडिट टेक्स्ट भी फीट और इंचेस लिए हैं, तो अब उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। फीट और इंचेस को पहले हम कन्वर्ट करेंगे इंचेस में, इंचेस से हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, और सेंटीमीटर से हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। ये सिंपल आपका मैक्स का लॉजिक है। ठीक है, तो वो कैसे करना है वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमको यहाँ क्या करना है, इंटीजर टोटल इंचेस ले लेना है। टोटल इंचेस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फीट जो है इंटू 12 प्लस जो नॉर्मल इंचेस है वो, फॉर एग्जांपल किसी की हाइट है 6'1", ठीक है, तो 6'1" के लिए क्या हो जाएगा, टोटल इंचेस क्या हो जाएंगे, तो 6 इंटू 12 क्या हो गया, 72 प्लस 1 इंच है, तो टोटल इंचेस क्या हो गए, 73 हो गए। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है। तो टोटल इंचेस क्या हो जाएंगे, फीट इंटू 12 प्लस इंचेस। ठीक है, तो ये हो गए टोटल इंचेस। अब हमको क्या लेना है, सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू लेनी है। तो क्योंकि मीटर में चाहिए हमको, तो मीटर में लेने के लिए पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टोटल सेंटीमीटर इक्वल्स टू, अब देखो 1 इंच की वैल्यू होती है 2.53 सेंटीमीटर, तो हमको क्या कर लेना है, टोटल इंचेस इनटू, ये सिंपल सा मैथ्स है। ये लॉजिक आपने अभी तक कर रखा होगा अगर आपने किसी भी प्लेस के ऊपर अगर बीएमआई एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एरर आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि हम पॉइंट की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटीजर को, तो रिटर्न जो होगा वो आपका या तो फ्लोट में लेना चाहिए आप, या फिर किस में लेना चाहिए आपको, डबल में लेना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, फ्लोट वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने फ्लोट लिया तो फ्लोट में भी यहाँ देखो एरर आ रही है, क्योंकि जब आप कोई भी वैल्यू को पॉइंट में भी बड़ी वैल्यू है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, डबल ही मिलेगा। क्योंकि देखो फ्लोट में पॉइंट्स जो है वो लिमिटेड होते हैं, डबल में लिमिटेशंस नहीं होती है, तो इसीलिए हम फ्लोट की जगह क्या यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे। मतलब पॉइंट के बाद में एक ही वैल्यू है तब आप क्या यूज कर सकते हैं, फ्लोट को यूज कर सकते हैं। बाकी नॉर्मल केसेस में आप क्या यूज करेंगे, डबल को यूज करेंगे। तो जब भी आपको लग रहा है कि वैल्यूज पॉइंट में बढ़ी जा सकती है, मतलब पॉइंट की वैल्यू जो है वो बढ़ी जा सकती है, तो अब आप क्या यूज करेंगे, डबल को यूज करेंगे। तो यहाँ पे टोटल सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है, देखो 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1/100 मीटर। तो वही चीज करेंगे यहाँ पे। अब हमको क्या करना है, वापस एक डबल का वेरिएबल बनाऊंगा, टोटल मीटर इक्वल्स टू टोटल सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे जो टोटल एम नाम से जो वेरिएबल है इसमें मेरी हाइट आ चुकी है। ठीक है, जो कि पॉइंट में है। अब मेरे को क्या करना है, इसको फॉर्मूले में प्लेस करना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक लूंगा डबल बीएमआई, और फॉर्मूला क्या लगाएंगे अपन, वेट डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में जो भी हमारा हाइट है, टोटल
m इंटू टोटल m। आप यहाँ पे मैक्स का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, मैथ क्लास का जो जावा में मिलती है, पावर का मैथ से मिलता है आपको पावर वाला फंक्शन, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आपको वो यूज नहीं करना तो सिंपल आप क्या लगाएंगे, जब भी आपको पावर वाला काम करना है, स्क्वायर हो रहा है, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, वही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ इट्स हाइट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका BMI आ जाएगा। तो हमको ये आइडेंटिफाई भी तो करना है कि ओवर वेट है कि अंडर वेट है या हेल्दी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इफ लगाएंगे, इफ BMI इज ग्रेटर देन 25, अगर 25 से ग्रेटर है, उसमें बहुत सारे आपको थ्योरीज मिल जाएगी कि किससे बड़ा होना चाहिए, किससे कम होना चाहिए तो ये कहलाता है, किससे किस रेंज में होना चाहिए तो ये कहलाता है। तो आप वो इफ एल्स में लगा सकते हैं। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ 3 कैटेगरीज को डिफाइन कर रहा हूँ, एक हो गया ओवरवेट, एक हो गया हेल्दी और एक हो गया अंडरवेट। ठीक है, आप इसको और डेप्थ में ले जा सकते हैं, जहाँ पे आपकी एज का रोल भी आता है, जहाँ पे आपके जेंडर का रोल भी आता है। ठीक है, अगर आप मेल है तो अलग कंडीशंस लगती है, फीमेल है तो अलग कंडीशंस लगती है, प्लस एज में भी डिफरेंस है, अगर आप यंग है तो अलग कंडीशन लगती है और अगर ओल्ड एज में है तो अलग कंडीशन लगती है। बट हम यहाँ पे एक कॉमन BMI बना रहे हैं जिसमें सारे कैटेगरीज के लोग फिट हो सकते हैं और एक अप्रोक्सीमेटली आंसर भी क्रिएट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, txt result डॉट सेट टेक्स्ट। देखो, सेट टेक्स्ट का मतलब, जैसे हमने जब गेट किया तो हमने क्या लिखा था, गेट टेक्स्ट। जब हम सेट कर रहे हैं तो हमको, जब हम दे रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया दे रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, सेट टेक्स्ट। आपको सिंपल सा सेट टेक्स्ट कॉल करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, रिजल्ट इज, या हम क्या कर सकते हैं, यू आर ओवर वेट। ठीक है, फिर हम आते हैं, क्योंकि 3 कंडीशन है तो एल्सिफ लगाना पड़ेगा, एल्सिफ BMI इज लेस देन 18। ठीक है, अगर 18 से कम है तो उसको कहते हैं अंडर वेट। तो txt result डॉट सेट टेक्स्ट, और फाइनली अगर इन दोनों के बीच में होता है तो उसको मैं कहाँ रख सकता हूँ, एल्स में रख सकता हूँ। कि अगर 18 से बड़ा है और 25 से कम है तो वो कहाँ आ जाएगा, एल्स में आ जाएगा। तो वो आपकी क्या कहलाती है, कंडीशन कौन सी होती है, हेल्दी कंडीशन होती है। मतलब अगर आपकी BMI 18 और 25 के बीच में है तो आप हेल्दी है। तो मैं क्या कर दूंगा, txt result डॉट सेट टेक्स्ट, तो इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं हमारे एमुलेटर के ऊपर, मतलब एक रन टाइम डिवाइस पे चला के देखते हैं क्या ये चीज़ें प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो यहाँ पे हमारा ऐप रन हो चुका है, जैसा कि हमने यूआई बनाई थी वैसे ही यूआई यहाँ पे आ चुकी है। बट अब हमको देखना है कि क्या जो हमने लॉजिक बिल्ड किया है वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर वाला कीबोर्ड आ चुका है। ठीक है, क्योंकि हमने इनपुट टाइप में क्या लिया था, नंबर लिया था। अब मैं यहाँ नंबर दे देता हूँ 75। फॉर एग्जाम्पल किसी का वेट अगर 75 है और उसकी हाइट अगर 6'11" है और उसकी हाइट अगर 6'1" है, तो उसका BMI क्या रहने वाला है। देखो, इसका रिजल्ट मेरे को पता है कि ये हेल्दी होने वाला है, तो इसीलिए मैं यहाँ चेक करता हूँ। तो अगर यहाँ पे हेल्दी आ जाता है दैट मीन्स ये करेक्ट है, और अगर यहाँ पे हेल्दी नहीं आता या कुछ भी नहीं आता तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो मैं कैलकुलेट BMI पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे क्या आ रहा है, यू आर हेल्दी। ठीक है, अब मैं देखो वेट को और बढ़ा देता हूँ। ठीक है, हम सिर्फ एक टेस्टिंग कर रहे हैं कि अगर यार किसी की 175 वेट हो और उसकी हाइट इतनी है तो वो क्या कहलाएगा, ओवरवेट कहलाएगा या अंडरवेट कहलाएगा या हेल्दी कहलाएगा। तो देखो आएगा यू आर ओवरवेट। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक हमने बिल्ड किया है इसके पीछे वो एग्जीक्यूट हो रहा है। तो एक सिंपल सी आपकी BMI ऐप बन चुकी है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसका वेट रिड्यूस कर देता हूँ, रिड्यूस इन द सेंस बहुत कम कर देता हूँ। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या आता है आंसर। तो यहाँ पे आ गया देखो अंडर वेट। ठीक है, तो ये हमने तीनों कंडीशन चेक कर ली है। अब हम एक और चीज इसमें UI वाइज इंप्रूव कर सकते हैं। देखो UI वाइज और बहुत इंप्रूव करेंगे हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये हमारा पहला एंड्रॉइड का प्रोजेक्ट है, तो इसलिए हमने UI पे इतना फोकस नहीं दिया। धीरे धीरे हम सारी चीजें कवर अप करेंगे। तो ये मत सोचना कि आपकी जो UI है वो लेस इंटरेक्टिव लग रही है। हो सकता है क्योंकि इनिशियली हम क्या सीख रहे हैं, लॉजिक सीख रहे हैं। हमने आज की क्लास में एक सिंपल ऐप बनाना सीखा जिसमें हमने हमारी XML फाइल को जावा से कनेक्ट किया। इन पर्टिकुलर व्यूज के ऊपर हमने कुछ लॉजिक बिल्ड किया और इस पर्टिकुलर जावा फाइल के अंदर हमने वो लॉजिक एग्जीक्यूट करवाया। तो ये हमारा मेन मोटो था आज के सेशन का। आगे जैसे जैसे हम डिजाइन्स में और सीखते जाएंगे वैसे वैसे हमारी UI को हम और इम्प्रूव करते जाएंगे। ठीक है, एक और चीज हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, जो हम कर सकते हैं UI के अंदर हमको XML में जाना है और हम क्या करेंगे, रन टाइम में 3 कलर्स ले लेते हैं। 3 कलर्स यानी क्या हो गया, एक तो येलो कलर, एक ग्रीन कलर और एक रेड कलर। तो मैं क्या करूंगा, जो ये बैकग्राउंड है इसका जो कलर है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो बैकग्राउंड है इसका जो कलर है वो मैं चेंज करता रहूंगा। ठीक है, कैसे चेंज करूंगा, डिपेंडिंग ऑन अगर वो ओवरवेट है, हेल्दी है या अंडरवेट है।
तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं देने वाला, यहाँ पे सिर्फ मेरे को आईडी देनी पड़ेगी। क्यों देनी पड़ेगी आईडी? क्योंकि अब आपको पता लगे क्या होगा कि कुछ भी काम अगर आपको व्यू का कोई भी पार्ट अगर आपको जावा में यूज करना है तो उसका आईडी लिंक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपको आईडी देनी जरूरी है। तो पहले हम आईडी दे देते हैं लीनियर मेन, क्योंकि ये मेन लेआउट है हमारा, तो लीनियर आगे एल लगा दिया फॉर लीनियर लेआउट और मेन है इसलिए मेन। ठीक है, अब आ जाता है मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे हम इसकी आईडी फाइंड कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे, लीनियर लेआउट एल मेन। ठीक है, एंड देन हमको क्या करना है, इसकी आईडी फाइंड करनी है। तो एल मेन इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डॉट एल मेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब मैं इस लीनियर लेआउट के ऊपर भी कुछ ना कुछ एग्जीक्यूशन कर सकता हूँ। तो मेरे को क्या करना है कि जब अगर BMI 25 से ग्रेटर है यानी कि वो ओवरवेट है, तो मैं क्या करूंगा, लीनियर मेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, दिख रहा है आपको। अब यहाँ पे आपको क्या देना है, कलर का आईडी देना है, मतलब कि जो आपकी कलर वाली फाइल है उसका यहाँ पे पाथ देना है, उसमें कोई ना कोई आपको कलर डिफाइन करना है और यहाँ पे पाथ देना है। तो वो तरीका भी सही है। क्यों तरीका सही है? क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पे हार्ड कोडेड अपना कलर दोगे तो आ गया यहाँ पे आपका सेट बैकग्राउंड कलर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको देखो कलर किस फॉर्मेट में देना है, इंटीजर। इंटीजर यानी कि यहाँ पे आपको कलर का पाथ देना पड़ेगा, और ये कलर का पाथ कौन सी कलर का है ये आपको यहाँ डिफाइन करना पड़ेगा अपने कलर को, कहाँ पे, जो हमने स्टार्टिंग में समझा था वैल्यूज के अंदर जो कलर फाइल है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले 3 कलर डिफाइन करेंगे। अब कैसे डिफाइन करेंगे, सिंपल सा क्या करना है, कलर अंडरवेट, उसके लिए हम क्या ले रहे हैं, येलो कलर ले रहे हैं। तो येलो कलर कैसे देंगे, F00। तो यहाँ पे आप येलो कलर मिल जाएगा, कुछ भी कलर दे दे और यहाँ से आप जो भी कलर लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने येलो कलर ले लिया। अब ऐसे में 2 कलर और बना देता हूँ, एक अंडरवेट हो गया, एक हेल्दी हो गया और एक ओवरवेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कलर जो है हेल्दी का हम कर देते हैं ग्रीन, ओवरवेट का कर देते हैं रेड। अब चलते हैं मेन एक्टिविटी के अंदर और यहाँ पे इस कलर को कॉल कर देते हैं। अब कलर कहाँ है, कलर फाइल कहाँ है, रिसोर्स के अंदर है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आर डॉट कलर डॉट क्या आना चाहिए यहाँ पे, अंडरवेट। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे ये जो कलर देने का तरीका है वो हमने कलर तो पास कर दिया, लेकिन ये डायरेक्टली कलर देने का तरीका नहीं है। तो कलर देने का तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली पाथ को पास नहीं कर सकते, आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा गेट रिसोर्सेज। नाम से समझ में आ रहा है हमको क्या करना है, देखो ये कलर का जो पाथ है वो कलर के अंदर है। ठीक है, वो कलर किसके अंदर आता है, रिसोर्स के अंदर आता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गेट रिसोर्सेज, देन डॉट गेट कलर, दिख रहा है आपको, इसको आपको ले लेना है और यहाँ पे आपको कलर को पास कर देना है ब्रैकेट के अंदर। इस तरीके से आप कलर को देते हैं। तो कभी भी आपको रन टाइम में कोई भी व्यू के ऊपर अगर आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो अब आपको समझ में आएगा कैसे बैकग्राउंड कलर सेट करना है। सबसे पहले तो यूज करना है सेट बैकग्राउंड कलर, उस मेथड के अंदर आपको कलर पास करना है। तो अब हम किसका पास देंगे, जो कलर हमने कलर्स वाली फाइल में डिक्लेयर किया है। तो हमने पहले कलर की फाइल में जाके कलर को डिक्लेयर किया, देन हमने उसको पास किया। अब जैसे हमने पास किया तो उसके ऊपर रेड आ गया, क्योंकि वो तरीका सही नहीं है, वो एक वार्निंग है, आपके रन टाइम में एरर शो हो सकता, आपके रन टाइम में एरर क्रिएट कर सकती है वो चीज। तो आपको क्या करना है, जो बेटर तरीका है वो है गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर से उसको कॉल करना है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले गेट रिसोर्सेज को कॉल किया, यानी कि इस रिसोर्स के पाथ को कॉल किया। देन उसी के अंदर एक मेथड मिलता है गेट कलर, उसको कॉल किया। देन उसी के अंदर एक मेथड मिलता है गेट कलर, उसको कॉल किया। उसमें हमारा जो कलर है वो हमने पाथ जो है वो सेट कर दिया। अब हम आते हैं अंडरवेट के लिए, सॉरी ये हमारा अंडरवेट नहीं है, ये क्या है, कलर ओवरवेट है। ठीक है, तो मैंने वहां पे अंडरवेट दे दिया था। अभी आ जाते हैं इसके ऊपर, एल मेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे क्या करना है, गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर, और इसके अंदर आप अपना पाथ दे सकते हैं कलर का, आर डॉट कलर अंडरवेट। और वैसा ही करना है आपको हेल्दी के लिए, तो एल मेन डॉट सेट बैकग्राउंड कलर गेट रिसोर्सेज डॉट गेट कलर, और यहाँ पे पास कर देंगे आर डॉट कलर एच। ठीक है, तो अभी इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और ये चेंजेस देखते हैं कि अप्लाई हुए कि नहीं हुए। स्टार्ट कर दिया मैंने इसको एमुलेटर के ऊपर, तो हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे मैं फॉर एग्जांपल वापस वही चीज़ यूज़ करता हूँ, एक बार के लिए 75 देता हूँ या हाइट दे देता हूँ 511। तो देखो जैसे ही मैंने कैलकुलेट पे टैप किया तो जो हमारा स्क्रीन का बैकग्राउंड है जहाँ पे हमने लीनियर लेआउट लगा रखा है उसका जो कलर है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब मैं इसको ओवरवेट करके देखता हूँ, क्या ओवरवेट इन द सेंस मैं अगर वेट बढ़ाऊंगा तो ऑब्वियस रिजल्ट क्या आएगा, ओवरवेट आएगा। तो क्या कलर चेंज होता है, तो देखो आपका रेड कलर हो गया।
ठीक है। अगर मैं इसका जो वेट है वो और रिड्यूस करता हूँ, तो अब क्या आना चाहिए, अंडर वेट होना चाहिए। तो ये अंडर वेट हो गया और अंडर वेट का जो हमने कलर सेट किया था, वो कलर यहाँ पे शो हो गया। ठीक है। तो ये था एकदम बेसिक सा एग्जांपल ऑफ बीएमआई, कैसे आप बीएमआई ऐप बना सकते हैं। तो ये था आपका एंड्रॉइड का फर्स्ट ऐप। आगे बहुत सारे ऐप हम बनाएंगे, बट ये बेसिक स्टेपिंग स्टोन था। तो कैसे आप अपने एंड्रॉइड के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स अभी तक आपने पढ़े थे, समझे थे, उनको कैसे हम प्रैक्टिकली अलाइन करें एक ही क्लास के अंदर। तो आज की क्लास में आपको पूरा आइडिया हो गया होगा कि इतने दिन से जो हम समझ रहे थे एक्सएमएल के बारे में, या जो हम जावा क्लासेस समझ रहे थे, जावा जो हमने पढ़ी, या हमने जो फ्रंट एंड के बारे में पढ़ा, जो बैक एंड के बारे में पढ़ा, तो आज उन सारी चीज़ों का जो यूज़ है वो आपको समझ में आया होगा कि कैसे कौन-सी चीज़ कहाँ यूज़ आती है, ठीक है? और रन टाइम में वो कैसे इम्प्लीमेंट होती है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।